अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो आएंगे तो फिर साथ मिल जाएंगे। कल हमने क्या किया था एक्चुअली, कल सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने समझा था कि पाइथन हमें क्यों पढ़नी है। सही है, क्योंकि हमें पता है वर्ल्ड में सबसे प्रीमियम फील्ड आईटी है। सही है, आईटी में सबसे प्रीमियम फील्ड क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सही है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वर्ल्ड में इस वक्त जो प्रीमियम और प्रो लेवल पे चीज़ चल रही है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही है, और अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना है तो हमें पाइथन सीखनी है। सही है, क्योंकि जिस तरह ये कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर मैंने बताया था कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। ये जितना भी वर्क कर रहा है ना यहाँ पे, ये इसके पीछे क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसको हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, लाइक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि तुमने राइट क्लिक करने पे ये ऐसे दिखाना है, फिर इस तरह के आइकन्स होंगे, इस तरह का इसका एक्सप्लोरर होगा। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अब अगर हमने एआई की डेवलपमेंट करनी है ना अपने कंप्यूटर में, तो हमें ये इंस्ट्रक्शंस देनी है। सही है, अब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है? नहीं, इसकी लैंग्वेज में। सही है, मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना चाह रहे हैं, एआई डेवलप करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर को बताना है कि ये मेरे लिए ये काम करो एआई के रिलेटेड। ठीक है, तो वो तभी अंडरस्टैंड करेगा जब हम उसे एआई की लैंग्वेज पाइथन के साथ बताएंगे। सही है, अदरवाइज वो कंफ्यूज होगा। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम सॉर्ट 70% जावास्क्रिप्ट के साथ भी हो जाती है, बट जो इसकी नेटिव लैंग्वेज है जिसको ये फुल सपोर्ट करता है वो पाइथन ही है। सही है, और काफ़ी पॉपुलर भी है, ये वेब में भी यूज़ हो जाती है, ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी हम यूज़ कर लेते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ कर लेते हैं। एआई तो वैसे ही सारा इस पे चलता है। सही है, और यूज़र फ्रेंडली काफ़ी है, इस वजह से हमने इसकी तरफ रुजू किया है। सही है, अच्छा अब कंप्यूटर को ये बताना है कि मैं तुम्हारे में पाइथन की इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जिस तरह मैंने बताया था कि इंग्लिश आप लिखते हो ना, अब आप फर्स्ट टाइम इंग्लिश सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, ये आपको कौन बताता है? आपका टीचर, इंग्लिश का टीचर बताता है कि आप सही इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे। इसी तरह पाइथन मैं अपने सिस्टम में लिखूंगा तो मुझे भी किसी ने बताना है ना कि पाइथन में सही लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा। सही है, अब ये चीज़ मतलब मुझे भी एक टीचर चाहिए जो मेरे पाइथन के कोड को देखे और मुझे बताए कि मैंने पाइथन का कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा। उसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, आपने गूगल क्रोम पे जाके लिखना है पाइथन डाउनलोड। सही है, ये मेरे लिए वो पाइथन का टीचर है जो मेरे सिस्टम में जब मैं इंस्ट्रक्शंस लिखूंगा ना पाइथन की, तो ये मुझे बताएगा कि मैंने सही लिखी है कि नहीं लिखी। इसको सिंपली आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। सही है, डाउनलोड का क्या मीन है, ये कल मैंने बताया था, ट्रांसफर ऑफ डाटा। ठीक है, फ्रॉम इंटरनेट टू आवर लोकल सिस्टम। सही है, पहले इसको डाउनलोड करेंगे आप लोग, मतलब इसकी कॉपी इंटरनेट से अपने लोकल सिस्टम में लाएंगे, फिर आप इसको क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ताकि आप इसको अपने सिस्टम में यूज़ कर सको। सही है, अच्छा फिर ये पहला काम था कि पाइथन का टेक्निकल वे में कहे ना तो ये पाइथन का कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया। ठीक है, जैसे मैं तो इंस्ट्रक्शंस किस में लिखता हूँ? इंग्लिश लाइक वर्ड्स में, जबकि कंप्यूटर हमें पता है कौन सी ज़ुबान समझता है? बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 की ज़ुबान। अब उसको ये मेरी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज कैसे समझ आ जाती है? उसको ये समझाने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, हम दरमियान में एक कंपाइलर रखते हैं। ठीक है, जो मुझसे मेरी सारी इंस्ट्रक्शन एज अ इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करके उसको कन्वर्ट करता है 0 1 की ज़ुबान में। ठीक है, और कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाता है कि ये यूज़र ये चाह रहा है। सही है, समझ आ गया कि नहीं? तो ये कंपाइलर हमने इंस्टॉल किया टेक्निकल वे में अगर हम बात करें तो। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना था, यहाँ ये सर्च बार में, विंडो में यहाँ पर नीचे सर्च बार होता है, यहाँ पे आगे आपने लिखना है CMD। ठीक है, इसको कहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखनी है, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। अगर तो यहाँ पर वर्जन ये दे रहा है पाइथन का आपको, इसका मतलब है पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में। अगर यहाँ पर कोई एरर दे देता, कोई रेड लाइन, सही है, तो इसका मतलब पाइथन सही से इंस्टॉल नहीं हुआ। अच्छा, हो सकता है आपके सिस्टम में ये कमांड ना चले। सही है, वर्जन चेक करने के लिए ना 3 कमांड्स होती हैं, एक पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, एक होती है पाई हाइफन हाइफन वर्जन, इससे भी आप चेक कर सकते हो, या फिर एक मैक के लिए होती है पाइथन 3 हाइफन हाइफन वर्जन। सही है, ये मेरे में नहीं चलेगी क्योंकि मैं विंडोज़ में हूँ। सही है, तो आपके सिस्टम में अगर एक कमांड से नहीं ना दे रहा वो वर्जन, तो आपने तीनों से चेक कर लेना। अगर तीनों में ना दे तो फिर इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं किया। सही है, ये काम आपने करना है। फिर मैंने आपको बताया था कि क्योंकि हमने कंप्यूटर को क्या देनी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब वो इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है
मतलब मुझे एक पूरा इन्वायरमेंट चाहिए, सही है, जिसमें मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकूं कि ये करो मेरे लिए, ये करो, सही है। अब वो इन्वायरमेंट मुझे कौन देता है? VS कोड। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज होता है, सही है। इसको भी सेम आप पहले डाउनलोड करेंगे फिर इंस्टॉल करेंगे, सही है। अच्छा, जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में, सी में नहीं, जिसमें विंडो होती है ना उसमें आप डाटा नहीं सेव करते, सही है, क्योंकि जब री इंस्टॉल करोगे ना विंडो वो खत्म हो जाएगा सारा डाटा, इसलिए आपने हमेशा डी ड्राइव में या ए ड्राइव में आ जाना है। और यहाँ पे आगे एक फोल्डर आपने बनाना है, मेरा क्योंकि टीचिंग में है तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया था क्लास 01, आप भी इसी तरह एक फोल्डर बना लोगे, सही है। फिर उस फोल्डर के अंदर जाके आपने इस फोल्डर को ओपन करना है, कहाँ पे? VS कोड में, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखो मैं इसको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दूंगा, लाइक मैं आज इसको कह रहा हूँ कि मैंने एजेंट डेवलप करना है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अब ये एक सेपरेट कैटेगरी है, कल को मैं इसको इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ एक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, सही है, ये एक सेपरेट कैटेगरी है। अब ये कैटेगरीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये फोल्डर्स बनाते हैं, सही है। हर फोल्डर में उसके रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस रखते हैं, सही है। मैंने क्योंकि क्लास पढ़ानी थी ना, मैंने क्लास 01 कर दिया। आप अगर फ्यूचर में किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो ना, तो वो जो भी उसका प्रोजेक्ट होगा उसके नेम से ही फोल्डर का नेम रखोगे। और मैंने बताया था कि फोल्डर के नेम के दरमियान अगर जो डेवलपमेंट का फोल्डर है, सही है, तो आपने उसमें स्पेस नहीं डालनी, सही है। अच्छा, फिर इस फोल्डर को आपने ओपन करना है VS कोड के अंदर, सही है। एक तो तरीका ये है कि आप जब VS कोड इंस्टॉल करोगे ना, तो वहाँ पे ना चेक मार्क्स आपको ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इस तरह के ना बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, वो सारे आपने चेक कर देने, ठीक है, टिक कर देने। फिर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करने पे ओपन विद कोड का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, एक तो ये तरीका है, राइट क्लिक करके ओपन कर लें। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ सर्च बार में आप लिखें CMD, सही है, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दे कंप्यूटर को कि कोड स्पेस डॉट। इसका मतलब क्या है कि मेरे लिए इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर दो। ये मैंने एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी है, सही है, तो उसने इस इंस्ट्रक्शन को पूरा किया है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने ये CMD क्लोज कर देना। अब आपने क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर आके ना जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, आपने एक फाइल बना लेनी है। फाइल का नेम जो मर्जी रख लें, सही है, क्लास 01 कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन जो है वो .py होनी चाहिए, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो फाइल सिस्टम है ना, इसमें अगर आपने फाइल बनानी है तो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक फाइल का नेम, एक उसकी एक्सटेंशन, ठीक है। डॉट से पहले नेम होता है, डॉट के बाद एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हम किस लिए देते हैं कि कंप्यूटर में एट ए टाइम बहुत सारी फाइल्स रन हो रही होती हैं, लाइक वर्ड की फाइल, लाइक MP4 मीडिया की फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अब कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो इन एक्सटेंशन से वेरीफाई करता है कि मैंने इस फाइल को कहाँ पे ओपन करना है, इसको किस तरह से इंटरटेन करना है, सही है। जैसे .py की फाइल है ना, वो हमेशा इसको यहाँ पर ही ओपन करेगा, ठीक है, ब्राउजर में ही ओपन करेगा। अगर आप .mp4 की फाइल करोगे तो वो हमेशा उसको मीडिया एक्सप्लोरर में ही ओपन करेगा, सही है। इतना समझ आ गया कि एक्सटेंशन हमने क्यों देनी है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस प्लेस पे आप अपनी सारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सही है। कल मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन सिखाई थी प्रिंट, सही है, प्रिंट का वर्ड और आगे ये छोटी ब्रैकेट्स जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, सही है। इसमें आपने क्या करना है, ये डबल कोट्स लगा के हेलो वर्ल्ड लिखना है, सही है। अब ये इसकी आउटपुट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, इसकी इनपुट फॉर्म, ये मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, सही है। अब इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ये 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन करोगे, सही है। ये नीचे से ये ओपन हो जाएगा पैनल। यहाँ पे आपने क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक कमांड लिखनी है, पाइथन, जो भी आपके सिस्टम में चलेगी, या पाई चलेगा या पाइथन 3 चलेगा या पाइथन, सही है, जो भी आपके सिस्टम में चलेगा। उसी के साथ आपने पाइथन लिखना है आगे फाइल का नेम, सही है, विद एक्सटेंशन लिख के एंटर करेंगे ना, तो ये देखो उसने वो मेरी इंस्ट्रक्शन को प्रिंट कर दिया। प्रिंट का मतलब क्या है कि इस चीज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करो, सही है। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ड कहा था ना प्रिंट करने का, उसने किया है। अच्छा, अब मैं इसमें कोई मिस्टेक करता हूँ, सही है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं दोबारा चलाऊंगा ना, तो ये पाइथन का टीचर मुझे बता रहा है कि तुम ये गलती कर रहे हो, PRT इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, कि पाइथन की दुनिया में PRT कुछ भी नहीं है, सही है। इधर बता भी ये साथ ये भी बता रहा है कि किस नंबर लाइन पे एरर है, सही है, और बता रहे हैं नेम का एरर है,
PRT इज नॉट डिफाइंड। समझ आ गई कि नहीं? ये कौन बता रहे हैं? पाइथन का टीचर। सही है। अब मैं इसको करेक्ट कर दूंगा तो अब ये मुझे एरर नहीं देगा और प्रिंट कर दे। समझ आ गई कि नहीं? ये हमारा कल का काम था। ठीक है, मैंने कहा था कि वैसे आपने किए यहाँ तक जी सर, कर लेकिन लिया सर था? मुझे VS कोड में एक मसला हो गया है, मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा। वो मुझे क्लास के बाद दिखाइएगा। ठीक है, ये काम आपने कर लिया ना यहाँ तक? मैंने बताया था कि इतना काम आपने कर लिया ना तो समझो हमने अपनी जर्नी में पहले स्टेप पे पैर रख दिया है। सही है। अच्छा, आज हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे और सीखेंगे कि पाइथन के थ्रू हम डाटा कैसे सेव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, अब डाटा सेव करने के लिए कंप्यूटर में किन टाइप्स की मेमोरी होती है? दो तरह की, ऐसी है कि नहीं? एक होती है रैम और एक रोम। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। सही है। अब रैम को मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? वो टेम्परेरी है, मतलब परमानेंट उसमें डाटा नहीं स्टोर होता। ठीक है, आपने ये फाइल ओपन की तो रैम में इसकी इंस्ट्रक्शंस सेव हो गई, जैसे ये फाइल बंद की उससे सारा क्लीन हो गया। सही है। अच्छा, अब रीड रोम में क्या होता है? रैम तो टेम्परेरी मेमोरी है और रोम परमानेंट मेमोरी। उसमें क्या होता है कि आपने अगर ये फाइल यहाँ पे रखी है ना, आप रीस्टार्ट करके भी आएंगे तो ये यहाँ पर ही होगी, लेकिन रैम में ऐसा नहीं होता। उसमें टेम्परेरीली डाटा स्टोर होता है, जैसे ही आप फाइल क्लोज की वो सारा डाटा फ्रेश हो गया रैम से। सही है। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ ना रैम का स्ट्रक्चर, ये इस तरह की रैम होती है। सही है। अच्छा, अब हमारे लिए जो समझने वाली बात है ना वो ये है कि हमारे पास सिस्टम में दो तरह की स्टोरेज मेमोरी क्यों, मतलब रोम और रैम दो क्यों है, एक क्यों नहीं? मतलब कंप्यूटर तो रोम के साथ भी चल सकते हैं, रैम के साथ भी चल सकते हैं, फिर दो क्यों है, एक क्यों नहीं? कोई बताएगा? मतलब दोनों का काम डाटा स्टोर करना है, बट दो क्यों है, फिर एक ही क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ। रैम जो है ना, रैम ये इट्स अ वेरी फास्ट, मतलब अगर आपके सिस्टम में सिर्फ हार्ड ड्राइव लगी है ना, रोम लगी है, तो वो हो सकता है 1 मिनट में 1 GB डाटा ट्रांसफ़र करे। लेकिन रैम अगर आपके सिस्टम में 8 GB भी लगी है ना, तो ये 1 मिनट में 100 GB डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है, इतनी ये फास्ट है। सही है। इसलिए कंप्यूटर में ये दो चीज़ें लगाई जाती। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर रैम के बगैर नहीं चल सकता, चल जाता है। सही है, वो रोम के साथ हार्ड ड्राइव के साथ भी चल जाता है, बट उसमें फिर प्रॉब्लम क्या आता है कि यहाँ पे ये अगर मैंने फाइल बनाई है ना तो ये बनने में 2 मिनट लेगी। सही है। फिर मैं कोई भी टैब ओपन करना चाह रहा हूँ, क्लोज करना चाहूँ, टाइम लगेगा। सही है। इस वजह से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव लगाते हैं, एक रैम लगाते हैं। रैम किस लिए लगाते हैं? अपने सिस्टम को फास्ट करने के लिए। सही है। कंप्यूटर को इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ती है रैम की, कि हार्ड ड्राइव जो है वो इतनी फास्ट नहीं है। हाँ, वो सिर्फ परमानेंट डाटा स्टोर कर सकती है, बट वो फास्ट नहीं है, बहुत स्लो है। जैसे पहले आप सुनते हो ना, दुनिया में क्या होता था, आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, उसकी एग्जीक्यूशन में 2 दिन लगते थे, मंथ भी लग जाते। कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती थी। जैसे आपने सुना होगा पहला जो कंप्यूटर था वर्ल्ड का, उसमें आपने आज कोई कैलकुलेशन लिखी है, उसका रिजल्ट आपको 2 दिन बाद मिलता। सही है। उसकी रीज़न क्या है कि वो हार्ड ड्राइव पे चलते थे, तब रैम का कंसेप्ट नहीं था, और हार्ड जो है वो बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। सही है। समझ आ गया कि नहीं? इसलिए आगे जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई ना, तो ये रैम का कंसेप्ट निकाला गया। ठीक है। रैम इतनी फास्ट होती है कि कह लो आपके सिस्टम में 500 GB रैम है ना, सॉरी 500 GB रोम है, उसके लिए 8 GB रैम बहुत होती है, इनफ होती है उसको फास्ट करने के लिए। सही है। इसमें 8 GB रैम है। सही है। तो ये अच्छे से चलता है, विंडो 11 को सपोर्ट कर रहा है और कहीं पे स्टक नहीं होता। सही है। क्यों? क्योंकि रैम इज़ अ वेरी फास्ट। सही है। समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अब बात वहीं पे ही है कि आप लोग रोम तो इतनी मकदार में लगवाते हो, हार्ड लगाते हो 500 GB, आप रैम क्यों नहीं लगाते इतनी? अगर रैम इतनी फास्ट है फिर तो हमें रैम ही ज़्यादा लगानी चाहिए, रोम तो लगानी नहीं चाहिए। ऐसे ही है कि नहीं? इसका प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स हैं। एक प्रॉब्लम है कि वो टेम्परेरी है,
दूसरा प्रॉब्लम क्या है, कॉस्टली। आपने 8 GB रैम लगवानी हो तो अभी कितने की है? हाँ, हो सकता है इतने की हो, 3000 या इससे ऊपर ही होगी, सही है। लेकिन रोम 500 GB आपने लेनी हो तो 6000 में मिल जाती है आपको, सही है। अगर सोचो हमने 500 GB रैम लगवानी है तो वो तो लाखों में पड़ जाएगी, सही है। और दूसरा ये सिर्फ आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बरकरार रखने के लिए हम यूज़ करते हैं, आपकी हार्ड की परफॉर्मेंस को मतलब फास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा मकदार में नहीं लगाते, ठीक है। ज़्यादा करेंगे तो वो भी नुकसान है, कम करेंगे वो भी नुकसान है, सही है। इसलिए इसको मिड लेवल पे रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में रोम कितनी है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि रैम हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम्स में, ठीक है। और सिस्टम को रैम की ज़रूरत क्यों होती है, क्लियर है। ओके, अच्छा, अब रैम का जो स्ट्रक्चर है ना, ये कैसा होता है। लाइक आपने रैम को इस शेप में तो देखा है, ऐसी है ना, इस शेप में आपने रैम को देखा हुआ है, बट इसका अंदर क्या है वो नहीं देखा है, ऐसी है कि नहीं। मैं अगर आपको दिखाऊं ना, ये रैम में ना कह लो एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है जिसमें छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बॉक्सेस रैम के अंदर। अब हर बॉक्स का एक साइज होता है, सही है। लाइक 1 GB रैम है ना, तो उसमें 1000 बॉक्सेस हैं, तो एक बॉक्स का साइज क्या होगा? 1 MB, सही है। अगर हम अभी ऊपर लेवल पे देखें तो अगर 1 GB की रैम है तो उसमें 1000 बॉक्सेस होंगे। अब आपका जो डाटा है वो इन बॉक्सेस के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। लाइक आपके माइंड में होगा कि अगर 5 MB की मेरी फाइल है तो अगर बॉक्स का साइज ही 1 MB है तो वो किस तरह मैनेज होती है। फिर क्या होता है कि उसके ना पार्टीशन होती है, ठीक है। जैसे कोई इमेज है ना, वो 5 MB की है बट बॉक्स का साइज क्या है? 1 MB। फिर क्या होता है कि उस इमेज की ना पार्टीशन की जाती है, 1 MB किसी बॉक्स में स्टोर कर दी जाती है, 1 MB किसी में, 1 MB किसी में, इस तरह मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। ये जो आपकी हार्ड ड्राइव है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रैम ही इन बॉक्सेस पे चलती है, आपकी रोम भी इन्हीं बॉक्सेस पे चल रही होती है, सही है। लेकिन आप जब इमेज ओपन करते हो आपको तो पूरी मिलती है, ऐसी है कि नहीं, जबकि रैम में वो पार्टीशन होके मिलती है, स्टोर होती है। आपने नोट किया होगा जब आप इमेज ओपन करते हो ना तो ये सिस्टम थोड़ा टाइम लेता है। वो टाइम क्यों लेता है? वो रैम से वो सारी उसके पार्ट कलेक्ट कर रहा होता है। जब सारे कलेक्ट हो जाते हैं फिर डिस्प्ले करते हैं। समझ आ गई कि नहीं? ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो 1 बॉक्स का साइज होता है ना, ये 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट रैम में 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। इसमें इतना ही डाटा स्टोर हो सकता है, सही है। अच्छा, अब आपने रोम में तो डाटा बहुत बार स्टोर किया है, लाइक अभी हमने किया, ये फाइल बनाई है, ये रोम में स्टोर है, ऐसी है ना। परमानेंट डाटा तो बहुत बार हमने स्टोर किया है, डेली रूटीन में करते रहते हैं, ऐसी है कि नहीं। लेकिन क्या रैम में कभी डाटा स्टोर किया? एनीवन? नहीं किया, क्योंकि हम बिगिनर है ना, हमें नहीं पता रैम में कैसे डाटा स्टोर होता है, सही है। फिर कभी फील हुआ है आपको कि रैम में डाटा स्टोर हो रहा है? नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, अब होता क्या है, जैसे ये आपका माउस भी मूव कर रहा है ना, ये भी रैम में स्टोर हो, ठीक है। लाइक मैंने बताया ना, इसमें 1 बॉक्स का साइज क्या है? 1 बाइट, ठीक है, इक्वल टू 8 बिट, सही है। अब यहाँ पर कंप्यूटर में जितने भी एक्शन लेते हो ना, हर किसी का एक्शन रैम में स्टोर हो रहा, क्योंकि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल रही है ना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया तो उसके पीछे भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, वो जब एग्जीक्यूट होती हैं तो रैम कंटेन करती हैं, सही है। अक्सर औकात आप क्या देखते हो, आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है, ऐसी है कि नहीं, मूव ही नहीं करता, फिर आप रीस्टार्ट करते हो फिर सही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैम के सारे बॉक्सेस फिल हो जाते हैं। जब वो सारे फिल हो जाते हैं ना, फिर क्या होता है, आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब और डाटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी नहीं होती, स्पेस नहीं होती, सही है। इस वजह से क्या होता है, फिर आपका सिस्टम हेल्ड हो जाता है। फिर आप उसको जब रीस्टार्ट करते हो ना, फिर उसमें रैम में बॉक्सेस सारे फ्रेश होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, फिर ये दोबारा अपनी वर्किंग में आता है। समझ आ गई कि नहीं? लेकिन बात वही है कि रैम में डाटा हमने अभी तक स्टोर करना नहीं सीखा अपनी लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि हम डेवलपर्स नहीं ना थे, सही है। अब रैम में डाटा स्टोर करना बहुत टेक्निकल काम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं, और वो कौन लिखता है? डेवलपर, सही है। तो डेवलपर ही एक ऐसा पर्सन है जिसको
रैम में डाटा स्टोर करना आता है, अदरवाइज कोई भी बंदा पकड़ लें फिजिक्स का केमिस्ट्री का, उसको इसका कुछ भी नहीं पता। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अब जस्ट लाइक के हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, या फिर एक ग्लास है, सही है। उस ग्लास को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो मेरे लिए एक कंटेनर है, या ये बॉक्स है एक बॉक्स, ठीक है। एक ग्लास है, वो मेरे लिए एक बॉक्स है, यानी एक कंटेनर है। अब उस कंटेनर को हम ग्लास क्यों कहते हैं, यानी ग्लास को हम ग्लास क्यों कहते हैं वैसे? नहीं, क्यों कहते हैं उसे? उसमें पानी स्टोर होता है, ऐसी है कि नहीं, इसलिए हम उसको ग्लास कहते हैं। सही है, क्यों उसको ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि, लेकिन ज़्यादातर हम उसमें पानी स्टोर करते हैं, बहुत कम चांस होता है हम उसमें ऑयल डाल दें या इस तरह की कोई आइटम डाल दें। लेकिन ग्लास की पहचान किससे होती है? उसके अंदर जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं पानी से, ठीक है। अब ग्लास मेरे लिए एक कंटेनर है, सही है, और उसकी पहचान क्या है? ग्लास। और उसके अंदर कह लो उस ग्लास की ना दो खसूसियात हैं, एक उसका नेम ग्लास और एक उसकी वैल्यू जो उसके अंदर पानी आ रहा है। सही है, ये दो चीज़ें उसकी खसूसियात हैं। इसी तरह अगर आप रैम में डाटा स्टोर करना चाहते हो ना, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको उसके अंदर की वैल्यू डिफाइन करनी है, एक उसका नेम। अब ये नेम हम क्यों देते हैं? लाइक मेरे पास 1000 ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा जुहेब। अब ये स्टोर हो गया रैम के अंदर, सही है, लेकिन हम स्टोर करते क्यों है रैम में डाटा? वैसे हम डाटा क्यों स्टोर करते हैं? उसको वापस एक्सेस करने के लिए, ऐसी है कि नहीं, इसलिए हम डाटा स्टोर करते हैं ना। अब ये मैंने सेव तो कर दिया रैम के अंदर, रैम में 1000 ऑफ बॉक्सेस हैं, लाइक 8 GB रैम है तो उसमें 8000 प्लस ही होंगे बॉक्सेस। अब ये किस बॉक्स में गया है मुझे नहीं पता। आप सोचो स्टोर में 100 ऑफ बॉक्सेस हैं, मैं आपसे कहूँ उस बॉक्स को लेके आओ जिसमें डायमंड है, अब उसकी पहचान मैंने कोई नहीं दी, उसकी वैल्यू बता दी है आपको। अब आप कैसे उसको फाइंड करो? आप केला केला बॉक्स खोल के ओपन करके देखोगे कि किस में डायमंड है, ऐसी है कि नहीं? सेम काम यहाँ पे है रैम में। ये स्टोर तो हो गया रैम के अंदर, बट हम स्टोर इसलिए करते हैं ताकि उसको बाद में एक्सेस कर सकें। अब एक्सेस करने के लिए मैंने तो इसको कोई पहचान नहीं दी, ऐसी है कि नहीं? मैंने तो नहीं ना बताया कि एक बॉक्स है उसके अंदर जुहेब पड़ा है, उसका नाम मैंने ये रखा है, ऐसी है कि नहीं? अब स्टोर में अगर 100 बॉक्स पड़ा है, मैं आपसे कहूँ जिस बॉक्स का नेम यूजर नेम है ना वो लेके आओ, आप इजीली फाइंड कर लोगे ना उस नेम का बॉक्स, ऐसे ही है ना। इसी तरह आपने अगर रैम में डाटा स्टोर करना है ना, आपने पहले नेम बताना है, फिर इक्वल टू के बाद उसकी वैल्यू बताना। सही है, नेम क्यों देना है? ताकि आप उसको वापस एक्सेस कर सको, क्योंकि रैम में तो 1000 ऑफ बॉक्सेस हैं। अब एक चीज़ है, अब रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हो? रैंडम क्यों कहते हो? मतलब ये कहीं भी फाइल में पड़ा होगा, मतलब ये कहीं भी पड़ा होगा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे सोचो 8000 बॉक्स है मेरे रैम में, पहले 1000 रिजर्व्ड हैं, बाकी सारे खाली। ऐसा नहीं है कि ये 1001 पे जाके स्टोर हो, नहीं, ये कहीं भी जाके स्टोर हो जाएगा, ये 45000 पे जाके सेव हो जाएगा, 4500 पे जाके सेव हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सीक्वेंस में जाके स्टोर हो। इसलिए रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, क्योंकि वो रैंडमली डाटा रैम में स्टोर करती है। सही है, और इसीलिए हमें ये नेम देने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सोचो 4000 बॉक्स है, मुझे तो नहीं ना, सीक्वेंस तो मुझे पता ही नहीं है कि किस बॉक्स में डाटा गया है, क्योंकि सीक्वेंस कोई एग्जिस्ट नहीं करता रैम में, तो मेरे लिए तो पहचान फिर उस बॉक्स का नेम ही है। सही है, अच्छा, अब पाइथन कहता है अगर आपने रैम में डाटा स्टोर करना है तो एक तो उसका नेम दे। ये डाटा स्टोर किस शेप में होना है? बॉक्सेस में, ऐसी है ना। अच्छा, इसको टेक्निकल वे में हम कहते हैं वेरिएबल्स की सूरत में डाटा सेव होना। सही है, किसमें? वेरिएबल्स की शेप में रैम में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल्स क्या है? हाँ, रैम में 1000 ऑफ बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, उन बॉक्सेस के अंदर जाके ये डाटा सेव हो रहा होता है। सही है, अब मैंने किस बॉक्स के अंदर डाटा सेव किया है, वो डाटा वापस एक्सेस करने के लिए मैं इसको कोई ना कोई नेम भी असाइन करता हूँ। सही है, समझो एक बॉक्स है ना, इक्वल टू के बाद जो आपने वैल्यू दी है ये जाएगी उस बॉक्स के अंदर, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है ना, ये उसके ऊपर टैग लग जाएगा।
यूज़र नेम, सही है। अब अगर मैंने ये मंगवाना है तो मैं क्या कहूँगा, आपके कोई मैं कहूँगा यूज़र नेम ला दो मुझे, ऐसे है कि नहीं। तो ये इजीली फाइंड कर लेगा ना कि किस बॉक्स का नेम यूज़र नेम, सही है। इस तरह से आप रैम में डाटा स्टोर कर। अच्छा, ये तो वैसे मेरी पहचान है, मैंने अपनी पहचान के लिए इसको कोई ना कोई नेम दे दिया। रैम भी अपनी पहचान रखता है, सही है। रैम को नहीं पता ये यूज़र नेम क्या है, क्योंकि वो तो 01 की ज़बान समझता है ना, उसको नहीं पता ये यूज़र नेम क्या है, ठीक है। अब वो अपनी पहचान के लिए इनको नंबर्स असाइन करता है, सही है। लाइक रैम में 4000 बॉक्सेस है ना, तो ये क्या करेगा, उन 4000 बॉक्सेस को 1 नंबर असाइन कर देगा, 0 से लेके 399 तक, 3999 तक, सही। ये हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं और बॉक्सेस की कलेक्शन 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हर बॉक्स को एक नंबर असाइन कर देता है और उस नंबर से ही उस बॉक्स को फाइंड करता है, ठीक है। अच्छा, आपके माइंड में होगा कि अगर वो असाइन कर रहा है तो हम उसकी असाइनमेंट से क्यों ना ले लें, मतलब उसने तो नेम असाइन किया है ना, हम उसके नेम से ही, उसके नंबर से ही इसको एक्सेस कर लें, हमें नेम देने की क्या ज़रूरत है, ऐसी है कि नहीं। अब समझो ये रैम ने स्टोर किया है रैम के अंदर, सही है, उसने अपनी पहचान भी इसको दे दी, मतलब कोई ना कोई इस तरह का नंबर असाइन कर दिया उसने इसको, सही है। अब फिर मुझे क्या, क्यों ज़रूरत है नेम देने की। आपको थोड़ी पता है कि रैम ने किस नंबर से उसे सेव हाँ एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता रैम के, चलो मैं इतना रिकॉर्ड रख भी लूँ कि सुहेब जो है वो इस नंबर पे जाके सेव है। अब ये याद करना कितना मुश्किल। आप सोचो अगर 100 वेरिएबल सेव किया तो मुझे तो बुक बनानी पड़ जाएगी जिसमें मैं लिखूंगा कि ये इस वैल्यू का है, ये इस वैल्यू का कोड, सही है। इस वजह से रैम कहती है कि आप अपनी पहचान दे दो नेम से और मैं अपनी पहचान करूँगा नंबर से, ठीक है। उसकी पहचान करने को हम कहते हैं रैम इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं, रैम इंडेक्सिंग। जो हमारी पहचान है वो हम नेम असाइन करते हैं, वेरिएबल नेम। क्लियर है, इतने में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछें। रैम जीरो आपने कहा था ना, रैम तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से, इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं रैम में। अच्छा, हमने इतना तो देख लिया, ठीक है। नेम एक वेरिएबल कैसे बनाना है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना कि पाइथन में वेरिएबल कैसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, जैसे ग्लास में है, ग्लास उसमें पानी है और पानी मैं डालूंगा तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ ना, मेन ज़रूरी तो नहीं ना उसमें पाइथन पानी डालना है, और भी कुछ डाल सकता हूँ, सही है। इसी तरह वेरिएबल्स में भी आप इनकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हो, सही है। ऐसा वेरिएबल कहते ही चेंज होने वाली चीज़ को, सही है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर हम इसे अपना नेम असाइन नहीं करते, हम इसे एक्सेस करते हैं पाइथन के, मतलब रैम ने जो इसे नंबर असाइन किया है वो अगर आपने देखना है ना कि रैम ने इसको क्या नंबर असाइन किया है तो आप प्रिंट कर लो। अच्छा, पहले तो ये चीज़ देखते हैं, मैंने नेम लिखा, सही है, बॉक्स का, मैंने कहा कि ये वाला बॉक्स मुझे रैम में ला के दो, ये रैम में स्टोर है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूज़र नेम, जब भी आप वेरिएबल का नेम पुकारोगे ना तो ये क्या लाएगा उसके अंदर की वैल्यू, ठीक है। नेम मैटर नहीं करता कंप्यूटर की दुनिया में, सही। ये देखो, मैं अगर आपको कहूँ कि वो बॉक्स है यूज़र नेम के नाम से, वो लेके आओ, सही है, आप उसके अंदर जो पड़ा है वही लेके आओगे ना, या पूरा ले आओगे। वैसे ह्यूमंस ऐसे ही करते हैं, लेकिन रैम क्या करती है, जब भी आप नेम पुकारोगे ना वेरिएबल का, ये क्या लाएगा उसके अंदर की वैल्यू, सही है। वो वैल्यू प्रिंट करने के लिए मैंने ये प्रिंट का इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब अगर एक और बनाना है, फिर नेम लिखना है, आगे उसकी वैल्यू, सही है। अब अगर ये भी मैंने रैम से गेट करना है तो फिर क्या करेंगे, इसका नेम ही लिखेंगे, सही है। अब वो मुझे दोनों ला देगा, ज़ुहेब और 10, ये दो रैम में स्टोर हैं, सही है। अगर दोनों इकट्ठे प्रिंट करने हैं तो पहले तो आप क्या करो, यूज़र नेम, सही है, कॉमा लगा के दूसरा भी साथ ही लिख दो, यूज़र। अच्छा, उसमें ऐसे इतना समझ आ गया, वो दोनों इकट्ठे ले आएगा। अब अगर आपने ये देखना है कि रैम ने इसको क्या नंबर असाइन किया है तो वो देखने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन होती है, उसको हम कहते हैं आईडी। क्या कहते हैं, आप आईडी लिखोगे और साथ पैरेंथेसिस में उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसकी आपने रैम आइडेंटिफिकेशन चेक करनी। जैसे मैंने यूज़र नेम की करनी थी ना चेक, के रैम ने इसको
कौन सा नंबर असाइन किया है, तो मैंने आईडी का एक टूल कॉल किया है और उसमें वेरिएबल का नेम रख दिया है कि मुझे इसकी रैम में जो भी रैम ने इसको असाइन किया ना नंबर वो ला के दो, सही है, और उसे प्रिंट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे इसको चलाऊँ ना तो क्या दे रहा है, ये रैम का नंबर है जो इसने इस वेरिएबल को असाइन किया है, सही है। अच्छा, अगर मैं दोबारा इसको चलाऊँ ना, अब क्या हुआ है, अब चेंज हो गया, सही है। एक बार फिर चलाऊँगा, ये देखो फिर चेंज हो गया। ये हमेशा चेंज होते रहेंगे, क्यों? क्योंकि रैम टेम्परेरी है। जब आप इसको चलाओगे ना ये रैम में स्टोर करेगा, जैसे ही क्लोज होगा प्रोग्राम ये रैम से ख़त्म हो जाएगा, सही है। अब जैसे अब ये नहीं ना चल रहा, अब ये मैंने क्लोज़ किया है तो ये रैम से भी ख़त्म हो गया है। रैम में ये कब क्रिएट होगा, जब मैं इसको चलाऊँगा और वो उसको हर बार नया नंबर असाइन करेगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अगर रैम का आइडेंटिफिकेशन नंबर चेक करना है तो आईडी के थ्रू आप कर सकते हो, सही है। अच्छा, अब ये हमने देखना है कि वेरिएबल का जो नेम है ना, नेम, इसको रखने के ना कुछ रूल्स हैं। क्या है? रूल्स, सही है। वो मैंने यहाँ पे लिस्ट भी किए हुए हैं। प्रिंट का आपको पता चल गया, वेरिएबल का, आईडी का आपको पता चल गया। अच्छा, अब इस वेरिएबल का नेम रखने के ना कुछ रूल्स हैं, मतलब रैम ने कुछ रूल्स स्पेसिफाई कर दिए हैं कि आप ये नेम नहीं रख सकते, ठीक है, इस तरह से नेम नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे नहीं ना पता रैम किस तरह से किस इकोसिस्टम पे चलता है, सही है। तो उसने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए हैं, सही है। वो पहला रूल क्या है, वो कहता है कि वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, सही है। ओहो, ये देखो एरर दे दी। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता, सही है, ये पहला रूल है। हाँ, नंबर इसमें आ सकते हैं लेकिन एटलीस्ट उनसे पहले 1 ABC लाइक करेक्टर यूज होना। पहला रूल क्या है कि वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर आ सकते हैं बट उनसे पहले एटलीस्ट 1 ABC करेक्टर होना ज़रूरी है, सही है। जैसे अब ये मैंने नंबर डाले हैं लेकिन उनसे पहले एक ABC करेक्टर है तो उसने इसको वैलिड किया है। अगर मैं इसको प्रिंट भी करूँगा ना, और अब आईडी की ज़रूरत नहीं है तो ये उसको प्रिंट कर देगा, सही है। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है कि अच्छा, दूसरा रूल क्या है कि वेरिएबल के नेम में कुछ सिंबल्स, स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, सारे नहीं आ सकते। लाइक परसेंटेज, ये सारे जितने भी सिंबल्स होते हैं ना, ये सारे नहीं आ सकते, बस कुछ आ सकते हैं। जैसे आप कह लो डॉलर का साइन नहीं आ सकता, अंडरस्कोर, सॉरी, ठीक है। वेरिएबल के नेम में एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो कौन सा है? अंडरस्कोर, ये आ सकते हैं, सही है। समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अगर आप यहाँ से रीड भी करो ना साथ साथ, पहला ये क्या कह रहा है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और दी अंडरस्कोर कैरेक्टर। मैंने लेटर भी लिखा था तो उसने वैलिड किया था, अंडरस्कोर लिखा था तब भी वैलिड किया था, लेकिन नंबर लिखा था तो उसने एरर दे दिया था, सही है। तो वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है और लेटर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर और एनी स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर, ब्रैकेट्स, स्टार, हैश, परसेंटेज एक्सेट्रा, सही है। ये मैंने बताया ना कि एक ही स्पेशल कैरेक्टर है, वो कौन सा है? अंडरस्कोर, जिससे आप जो वेरिएबल के नेम में यूज़ हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप नहीं यूज़ कर सकते, सही है। समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, तीसरा रूल क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर, सही है। मतलब कि आप इसमें अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, मतलब ABC कैरेक्टर्स, नंबर्स यूज़ कर सकते हो लेकिन उनसे पहले 1 ABC कैरेक्टर होना लाजमी है, सही है। और इसमें नंबर तो मैंने बताया ना, नंबर यूज़ करना तो पहले एक ABC कैरेक्टर होना लाजमी। और अंडरस्कोर भी आप इसके सेंटर में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक यूज़र, यहाँ पर अंडरस्कोर नेम, मतलब दरमियान में भी यूज़ करोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, सही है। अच्छा, और एक इसका रूल है कि वेरिएबल के नेम में ना कभी भी स्पेस नहीं आ सकती, सही है। अब ये मैंने स्पेस दिया ना तो इसने मुझे एरर दे दी, सही है। वेरिएबल के नेम में कभी स्पेस नहीं आ सकती। अब कितने रूल्स हो गए, रिवाइज करते हैं। पहला रूल क्या था कि वेरिएबल का नेम
नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। नंबर्स आ सकते हैं बट उनसे पहले अल्फा 1 अल्फ़ाबेट होना लाजमी है। सही है। दूसरा रूल क्या था अंडरस्कोर कि इसमें सारे स्पेशल करैक्टर्स नहीं आ सकते, बस एक स्पेशल करैक्टर है अंडरस्कोर जो वेरिएबल के नेम में यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रूल क्या है कि वेरिएबल के नेम में अल्फा स्पेस नहीं आ सकती। ठीक है, ये तीसरा रूल है इसका। अच्छा, और क्या है, हाँ यहाँ पर आपने ये लोअर केस में लिखा है ना यूज़र नेम। अब सेम ही मैं लिखता हूँ नेम, लेकिन उसको लिखता हूँ अपर केस में। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि पाइथन जो है ना ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंट है। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में अगर आपने सेम ही वेरिएबल का नेम अपर केस में भी लिखा है ना तो वो वैलिड करता है। सही, यहाँ पर ये एक नया क्रिएट कर देता है रैम। सही है, समझ आ गई कि नहीं कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज जिसमें लोअर केस और अपर केस दोनों भी इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। सही है, समझ आ गई? अच्छा, और क्या है, पाइथन रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड नेमिंग द वेरिएबल। मतलब पाइथन का जो रिजर्व कीवर्ड्स है ना, जैसे प्रिंट है, ये आप वेरिएबल के नेम में यूज नहीं कर सकते क्योंकि पाइथन अंडरस्टैंड नहीं ना करेगा कि ये प्रिंट जो पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है वो है कि आपने जो क्रिएट किया वो है। सही है, या इसलिए आप जो पाइथन के रिजर्व कीवर्ड है वो कभी भी वेरिएबल के नेम में यूज नहीं करोगे। इतना क्लियर है? अब रिवाइज करते हैं। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर आ सकते हैं बट उनसे पहले 1 अल्फ़ाबेट होना लाजमी है। दूसरा रूल क्या है, कि वहाँ उसका ये है, अब वेरिएबल के नेम में स्पेशल करैक्टर सारे नहीं आ सकते, सिर्फ एक है जो आ सकता है, वो क्या है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तीसरा रूल क्या है कि वेरिएबल के नेम में स्पेसेस नहीं आ सकती। चौथा रूल क्या है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पर लोअर केस और अपर केस दोनों डिफरेंट है, इक्वल नहीं है। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, और पांचवा रूल क्या है, पाइथन रिजर्व कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। कि पाइथन के जो रिजर्व वर्ड है ना वो हम एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। ये 5 रूल है, हमेशा याद रखने हैं। सही है। अच्छा, अब ये तो थे इसके नेम रखने के रूल्स। अब इसके नेम रखने के ना कुछ केसेस हैं। सही है, लाइक अपर केस, लोअर केस, पास्कल केस, कैमल केस, स्नेक केस, इस तरह के ना इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड केसेस डिफाइन कर दिए हैं कि आप वेरिएबल का नेम इस केस में लिखो। ठीक है, फिर अंडरस्टूड है। जैसे अपर केस कौन सा होता है वैसे, जो कैपिटल लेटर्स जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं। ठीक है, और लोअर केस जिसमें सारे स्मॉल जिसमें सारे स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, फिर एक होता है कैमल केस। क्या होता है, कैमल केस। इसमें क्या होता है कि हर वर्ड का मतलब जो पहला वर्ड है ना उसका पहला लेटर लोअर केस में होगा, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। सही है, क्या होगा, पहले वर्ड का पहला लेटर लोअर केस में होगा, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। दैट इज कॉल्ड कैमल केस। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ ना, मैं अपना नेम ही लिखूँ कैमल केस में, तो पहला वर्ड मोहम्मद है, उसका पहला लेटर लोअर केस में। अब दूसरा वर्ड जुहेब है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखना है, आगे अली लिखना है, तीसरा वर्ड तो उसका भी पहला लेटर कैपिटल। ये कैमल केस है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब चौथा क्या केस है, चौथा केस है पास्कल केस। क्या है, पास्कल केस। इसमें क्या होता है कि पहले वर्ड का पहला लेटर भी कैपिटल होता है। सही है, मतलब कह लो हर वर्ड का पहला लेटर आपने कैपिटल रखना है। लाइक मैं नेम लिखूँ ना अपना पास्कल केस में, तो ये है। सही है, ये क्या है, सर मुझे सुबह इब्राहिम बैठा हुआ था, उसने एनरोल करवाया था अपना किसमें, मोबाइल एप्लीकेशन में। नहीं कर उसका लिस्ट में नेम नहीं आ रहा। पूछ लें एक बार। वो उसके साथ जो लड़की बैठी होती है उसका नेम आपको पता है? अफीफा, अफीफा आई थिंक अफीफा, उसका भाई है। उसको भाई है। आपको आइडिया नहीं है कि वो किसमें है? चलो ठीक है, मतलब इतना समझ आ गया? पास्कल केस कौन सा होता है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे लेटर्स स्मॉल। समझ आ गई? ये पास्कल केस है। एक पांचवा केस होता है स्नेक केस। इसमें क्या होता है कि हर वर्ड के बाद आप ये अंडरस्कोर लगाते हो, ये होता है स्नेक केस। समझ आ गई? 5 केसेस हैं जो पाइथन में सपोर्टेड हैं। ठीक है, मतलब पाइथन में के स्टैंडर्ड में उन्होंने ऐड किए हैं। पहला अपर केस जिसमें क्या होता है हर लेटर कैपिटल होता है। दूसरा
लोअर केस जिसमें क्या होता है हर लेटर स्मॉल होता है। तीसरा कैमल केस, इसमें क्या होता है फर्स्ट लेटर पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लिखना है, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर लार्ज। कैपिटल लिखना है। अच्छा, चौथा क्या है पास्कल केस, इसमें क्या होता है जैसे हर वर्ड का लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। और पांचवा केस कौन सा है स्नेक केस, इसमें क्या होता है हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर लगा दें, दैट इज कॉल्ड स्नेक केस। सही है। और जो इसके पहले और ये मतलब पहले वर्ड का जो भी लेटर है वो कैपिटल भी हो सकता है स्मॉल। स्नेक केस में हो सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है कि हर वर्ड के बाद अंडरस्कोर लगाना है। सही है। अब पाइथन की दुनिया में ना, पाइथन का जब लोग कोड करते हैं तो वो प्रेफर करते हैं इस कैमल केस को। ठीक है, कि आप पहले वर्ड का पहला लेटर लोअर केस में रखो, बाकी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में रखो। ठीक है, वो इसको प्रेफर करते हैं। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर लोगों का एक स्टैंडर्ड बन चुका है मार्केट का कि वो कैमल केस को प्रेफर करते हैं। देखो मार्केट में सारे लोग कैमल केस यूज़ कर रहे हैं, मैं अकेला अपर केस यूज़ करूँगा तो मैं तो ऑब्सोलीट हो जाऊँगा ना मार्केट से, मैं उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ चल रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से हमें लोगों के स्टैंडर्ड के साथ ही जाना पड़ता है। वो स्टैंडर्ड क्या है कि पाइथन में आपने कैमल केस यूज़ करना है। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? ओके, ये आपका वेरिएबल का कंसेप्ट था। सही है।